आपने लिखना नहीं है, जब मैं कहूँ आपने उस वक्त लिखना है, ठीक है। अमेरिकन लिटरेचर में पोएट्स एंड पोएट्री, इस टॉपिक के नीचे 4 पोएट्स हमने रीड करने हैं, ठीक है, जिसमें एक सिल्विया प्लेथ है, जॉन अशबेरी है, और हमने पहले पढ़ लिया एक वल्बर और एक एड्रन रिच है। मामला ये है हमारा यहाँ पर, पहले आप जो पोएट्री, क्लासिकल पोएट्री में पढ़ते रहे हैं, वहाँ पर आप पोएम्स को डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द थीम्स इन द पोएम्स, बट देयर पर्पस ऑफ द रीडिंग इज दैट पोएट्स एंड पोएट्री, कि पोएट्री को रीड करने के बाद वी हैव टू रिकॉग्नाइज द साउल ऑफ पोएट। हमने पोएट को रिकॉग्नाइज करना है कि पोएट किस तरह का है, उसकी ज़िंदगी में क्या क्या डिलेमेंस हैं, वो जो पोएट्री इस तरह की कर रहा है आखिर उसकी अपनी ज़िंदगी का क्या रिफ्लेक्शन उसके ऊपर आ रहा है। उसकी पोएट्री को पढ़कर हम बताएंगे कि ही इज़ अ मॉडर्न वन, उसकी पोएट्री को पढ़कर बताएंगे कि ही इज़ अ ब्रेव वन, ही इज़ अ ब्रेन वन, वो ज़हीन है, बोल्ड है। हम जो कुछ भी करेंगे हम पोएट्री को पढ़ने के बाद उसके आथर को, उसके पोएट को डिस्कस करते जाएंगे। दैट इज़ आवर पर्पस। सवाल भी इसी तरह का आएगा आपका, ठीक है। इसलिए जहाँ पर पोएट्री पढ़नी ज़रूरी है, उसके थीम्स को समझना ज़रूरी है, वहाँ पर ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम पोएट के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखते हों, ठीक है। आइए पहले पोएटिस के बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि पोएटिस किस तरह की थी। सिल्विया प्लेथ, शी वाज अमेरिकन, शी वाज द डॉटर ऑफ ओटो प्लेथ। ओटो प्लेथ की बेटी थी। शी बॉर्न इन 1932 एंड शी डाइड इन 1963। आप इस तरह पीछे बैठे ताकि आपको वहां पर नजर आए, पीछे बैठे, इतने पीछे नहीं, एक चेयर बस छोड़ के बैठे। पोएट्स एंड पोएट्री, पोएट्री को पढ़कर हमने पोएट का अंदाजा लगाना है कि पोएट किस तरह का है। इसके लिए सिल्विया प्लेथ को हम रीड कर रहे हैं। शी बॉर्न इन 1932 एंड शी वाज डाइड इन 1963। शी वाज डॉटर ऑफ ओटो प्लेथ. Otto Platt was actually, he was a professor in a university in America. He was the professor of biology. He was specialist in beekeeping. ये मक्खियाँ शहद की जो होती हैं उनको कीपिंग में उसकी स्पेशलिटी थी, ठीक। Sylvia Plath was very bright and she was a model student in school. She was fond of writing and she wrote a lot of things in her school. बहुत सारी चीज़ें स्कूल के अंदर लिखी हैं, उनसे जो पोएट्री की है उसको बहुत ज़्यादा सराहा गया है। और यहाँ तक कहा गया कि शी वॉज अ मॉडल स्टूडेंट। मॉडल स्टूडेंट का मतलब यही है कि हर स्टूडेंट ये चाहता है कि आई शुड बी लाइक हर, मैं इसकी तरह बनूँ। तो लेकिन एक पहला ब्रेक डाउन ज़िंदगी में ये आया सिल्विया प्लेथ की कि जब व्हेन शी वॉज 8 years old, जब वो 8 साल की थी महज, उस वक्त इसके फादर की डेथ हो गई। यू नो दैट कि हर शख्स, और डायबिटीज़ की वजह से उसकी डेथ हुई थी। हर जो लड़की होती है वो अपने बाप से बहुत ज़्यादा अटैच होती है। हम इसको लिटरेरी फॉर्म में कहते हैं इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स। इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स का मतलब ये होता है कि हर बेटी चाहती है कि वो अपने फादर के साथ सेक्स करे, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स। इस तरह ऑडिपस कम्प्लेक्स होता है कि हर बेटा चाह रहा होता है कि माँ के साथ ऐसा ही रिश्ता बनाए, लेकिन रास्ते में नॉर्म्स वगैरह होती हैं जो कि ऐसा नहीं होते। हमारी सोसाइटी में ये चीज़ें बिल्कुल कंडेम है और हम कभी इन आइडियाज़ को नहीं पढ़ते। ये उनकी आइडियाज़ हैं और मैंने आपको बता दिया इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स। बिकॉज शी वॉज इन लव विद हर फादर, बाप के साथ मोहब्बत कर रही थी। जब बाप की डेथ हो गई, शी देयर वाज क्रैक डाउन, तो लाइफ में क्रैक डाउन आ गया। मौत आना, हर तमाम जहाँ भी ऐसा वाक़या होता है लोग कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं, सीख जाते हैं, समझ जाते हैं। बट शी वॉज वेरी स्ट्रेंज इन दिस सिनेरियो। मैं यहीं से बात दोबारा शुरू करूँगा अज़ान के बाद।
सिल्विया प्लेथ के फादर ऑटो प्लेथ की जब डेथ हुई, सिल्विया प्लेथ इस इंसिडेंट को एक्सेप्ट नहीं कर सकी। मैंने ये नहीं कहा कि बर्दाश्त नहीं कर सकी, मैंने कहा एक्सेप्ट नहीं किया उसने। द पर्सन होम शी लव, ऐसा शख्स जिससे वो मोहब्बत करती है वो कैसे मर सकता है? हाउ इट इज पॉसिबल, शी इज रेजिंग क्वेश्चन टू नेचर एंड अ सोसाइटी, कि कैसे मुमकिन है कि वो शख्स जिससे वो मोहब्बत करती थी वो मर जाए, ये कैसे मुमकिन है? और वो अपने बाप की से गिला करके बैठ गई कि तुम मुझे छोड़ के जा कह सकते हो, यू नो दैट मदर इज नॉट सिंसियर विद मी। जैसा कि हर बेटी को गिला होता है अपनी माँ से, उसको भी गिला है कि माँ सिंसियर नहीं है। और वो कहती है कि बाप वह एक शख्स था जिससे मुझे मोहब्बत थी और जो मेरे साथ सिंसियर था, मेरा सही मेरी केयर करने वाला था, वो मुझे छोड़कर कैसे जा सकता है? ही इज रेजिंग अगेन एंड अगेन दिस क्वेश्चन टू शी इन्वॉल्व इन अ मेंटल ट्रूमा, अपने जहनी एक उलझन में मुब्तला होगी कि वो मुझे छोड़ के कैसे जा सकता है। और बाद में इस ट्रूमा में उसने जब दूसरी पोएम लिखी, पहली पोएम में उसने लिखा है लेडी लेजार्जस, उसमें उसने लिखा है कि आई हैव रेड हेयर्स एंड आउट ऑफ एशेज आई एम रेजिंग एंड आई एम टेकिंग मेन लाइक द एयर, आई एम इनगल्फिंग देम, कि मैं हवा की तरह आदमी खाती हूँ, उसने कहा था। और बाद में उसने डैडी लिखा था, डैडी के अंदर यही लिखा था उसने कहा माई बूट इज इन दाई फेस। इसलिए पहले अपने बाप के बारे में कहा था कि मेरा बूट तुम्हारे मुंह के ऊपर, यू आर ब्रूट, ब्रूट लाइक यू, कि वो कहते हैं कि सारे ब्रूट है और तुम भी ब्रूट हो, फाशिस्ट हो, तुम कातिल हो, तुम जालिम हो, तुम वैशी हो, और तुम इंतहाई वैशी किस्म के इंसान जो मुझे छोड़ कर चले गए हो अपने बाप के बारे में। जी जी, डैडी उसने लिखी थी। तो मदर बाप की डेथ के बाद उसने फिर माँ को के पेट पालने के लिए 2 जॉब्स करती थी। इसका एक भाई भी था, उसकी तरफ तवज्जो ज़्यादा थी क्योंकि वो बेटा उसका था। तो ये एक बेटा जो उसका था, तो उससे ज़री बात है कि उसका अपना कम्प्लेक्स था, तो इसको तवज्जो नहीं मिल सकी। तो वहाँ पर भी अपनी डायरी में लिखा है कि शी डिड नॉट लाइक हर मदर, और भी माँ से नफरत करती है। आफ्टर दिस स्कॉलरशिप गेन करने के बाद अमेरिका से इंग्लैंड चली गई, और इंग्लैंड में जब गई तो वहाँ पर मुलाकात हुई इसकी टेड ह्यूज से। और टेड ह्यूज को देखकर इसने कहा कि इसकी लेग्स जो हैं बिल्कुल अमेरिकन लेग्स हैं, एंड ही इज़ टाइट बॉल ऑफ जॉय। इसका चेहरा जो है ये टाइट बॉल ऑफ जॉय है, ये उसका एक्सप्रेशन था। और फर्स्ट मीटिंग में ही वो, जहाँ मीटिंग टेड ह्यूज के साथ हुई थी, टेड ह्यूज से आप वाकिफ़ हैं, टेड ह्यूज ने हॉक्स मोनोलॉग लिखी थी जो कि आपकी BA में शामिल है। ही वॉज अ ग्रेट पोइट, बहुत बड़ा पोइट है ये। टेड ह्यूज उस वक्त बिल्कुल यूथ में था, और एक्चुअली शी वॉज फाइंडिंग द फ्रेम ऑफ हर फादर, असल में अपने बाप का ही फ्रेम तलाश कर रही थी। और वो फ्रेम जाकर वहाँ इंग्लैंड में, वहाँ जाकर टेड ह्यूज पे पूरा उतरा था। वैसी उसकी अथॉरिटी, वैसे वो ऊंचे कद का, और लंबी लंबी उसकी बाहें थी, उसको देख कर वो वैसे समझ, और उसका चेहरा भी जैसे टाइट, उसने कहा टाइट बॉल ऑफ जॉय उसको कहा। और जाकर उसे जब देखा तो वहाँ जाकर उसके फर्स्ट मीटिंग में ही ना टेड ह्यूज के गाल के ऊपर चीक पर जाके बाइट कर दिया था, इसने काट दिया उसके मतलब चीक को उसके। तो उसके बाद फिर सोशल सिस्टम, और फिर टेड ह्यूज की फिडेलिटी है। टेड ह्यूज क्योंकि मैला रहता था, और कांस्टेंट उसके हैप्चुअल जो मैनर्स थे वो ज़रा डर्टी थे। और एक आसिया वीवल नाम की लड़की थी जिसके साथ टेड ह्यूज का अफेयर था, जिसकी वजह से उसको इनफिडेलिटी यकीन हो गया कि इनफिडेलिटी है। एंड सिल्विया प्लेथ की क्योंकि लाइफ शुरू से ही आ रही थी, उसके अंदर डिज़ायर्स थी, बहुत सारी डिज़ायर्स थी, लिबर्टी की डिज़ायर्स थी, सेक्स की डिज़ायर थी, लव की डिज़ायर थी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो तवक्का कर बैठी थी टेड ह्यूज से। टेड ह्यूज अपनी अंदर गॉड की तरह, देवता की तरह रहता था, तो उसने जहाँ तक हो सका उससे कॉपरेट किया। इवन जो इसने एक्सेप्ट भी किया है सिल्विया प्लेथ ने कि ही वॉज अ गुड टीचर, उसे कहा है। और उसने ये भी कहा है कि टेड ह्यूज अपनी माँ को जब लेटर लिखा है, और उसमें कहा है कि टेड ह्यूज ने मुझे जितना हंसाया है मुझे किसी ने भी हंसाया, टेड ह्यूज ने मुझे जितना हंसाया है किसी ने भी मुझे इतना नहीं हंसाया। क्यों लेट हो गए हैं? वैसे क्या मतलब, आपको पता नहीं क्या लेक्चर था? तो जल्दी निकलना था, आज जल्दी से इधर फ्रंट पर आए।
आसिया बीवल उसकी लाइफ में, टेड ह्यूज की लाइफ में, और सिल्विया प्लैथ ये चीज़ सोच रही है। 2 बच्चे हैं, एक फ्रेडरिया था और एक शान या शान नाम का एक बच्चा था, बेटी थी। टेड ह्यूज को ने सिल्विया प्लैथ ने टेड ह्यूज से बरहा तज़किरा किया, नाराज़ भी हुए, पोइट्री शुरू की। टेड ह्यूज ने बहुत समझाया भी, सिखाया भी कि पोइट्री कैसे करते हैं, सब कुछ ऑडिट भी किया इसका सब कुछ। लेकिन वो ट्रूमा जहन में ठहर गया, वो डिज़ायर जो अंदर ठहर गई वो बाहर नहीं आ सकी। वो सारी ज़िंदगी सोचती रही उन डिज़ायर्स को बाहर निकाल सके जो उसके अंदर हैं, जो उसके अंदर ख्वाहिशात मौजूद हैं वो बाहर आ सकें। ऐसा नहीं हुआ। इनफिडेलिटी के उसे जर्क लग चुके थे। फादर उसे छोड़ कर चला गया था, माँ उसे छोड़कर बैठी थी, और हस्बैंड जिसको उसने खुद सेलेक्ट किया था, ही वॉज नॉट फेयर विद हर। शी वेंट टू अमेरिका एंड देन रिटर्न टू इंग्लैंड। इंग्लैंड में दोबारा पहुंची और एक दिन फिर दरवाजे सारे बंद कर लिए और फिर गैस खोल दी, वहाँ ओवन के अंदर सर रख के गैस उसकी खोल दी, वहाँ पर जो था दरवाज़ों के नीचे सारे टॉवल वगैरह दे दिए ताकि गैस बाहर भी ना जाए। और एक नोट भी लिख कर बाहर रखा था इसने, क्योंकि वो हमसाय जिस फ्लैट में रहती थी वहाँ पर हमसाय भी थे, पता था कितने बजे कौन उठता है, और उसे ये भी लिख कर रखा था कि किस डॉक्टर को बुलाना है। मे बी शी वॉज थिंकिंग समथिंग, कुछ उसके पता नहीं माइंड में क्या क्या था उसके, तो उसने खुद भी सुसाइड कर लिया और अपनी छोटी बेटी को भी मार दिया उस सुसाइड के अंदर। तो इस तरह सिल्विया प्लैथ की लाइफ एंड हो गई। और जो ही सिल्विया प्लैथ मरी है उसके बाद फिर उसकी लाइफ में तो पपीज इन अक्टूबर, ही मीटिंग, और आफ्टर दिस अराइवल ऑफ द बी बॉक्स, ये छप चुके थे जो वेरी मतलब है डिजास्टर्स किस्म के, वो इंजर्ड सोल को रिप्रेजेंट कर रही थी चीज़ें। लेकिन एक पोएम जो उसकी मौत के बाद रिप्रेजेंट सामने आई है उसका नाम एरियल है, जिसके उसने स्पेशल प्रोफेसरी कर दी थी अपने मरने की। सुसाइड की प्रोफेसर उसने पहले से कर रखी थी उसके अंदर। उस पोएम को पढ़ने के बाद ही क्रिटिक्स और तमाम लोग, और फिर ये बात अमेरिका के अंदर, इंग्लैंड के अंदर एक बहुत बड़े रेवोल्यूशन आ गए पोइट्स के अंदर, वो सारे बाहर निकल आए। दे एक्यूज टेड ह्यूज को एक्यूज करने लगे और कहने लगे मर्डरर मर्डरर मर्डरर, उसे कहने लगे। बहुत सारे पोइट इसके अगेंस्ट हो गए टेड ह्यूज के। लेकिन टेड ह्यूज लाइक एन ओल्ड मैन, एक बूढ़े औरत की तरह बैठा रहा और सब चीज़ देखता रहा, और बाद में कई लोगों ने उसकी जस्टिफिकेशन भी दी। बहरहाल सिल्विया प्लैथ की जो टॉम था, जो उसका मुजस्मा है, सॉरी जो उसकी कब्र है, उसके ऊपर सिल्विया ह्यूज जो लिखा हुआ है, उन्होंने ह्यूज को स्टिक कर लिया है, उठा लिया है, वहाँ से तोड़ दिया है उसको। और ताकि क्योंकि लोगों के क्लेम्स बहुत ज़्यादा थे टेड ह्यूज के ऊपर कि वही काज बना है सिल्विया प्लैथ की डेथ। ठीक है, दैट वाज द लाइफ ऑफ सिल्विया प्लैथ। नाउ आई एम गोइंग टू राइट सम टॉपिक्स। मैं कुछ टॉपिक्स लिखने जा रहा हूँ। हम जस्ट इन टॉपिक्स को तलाश करेंगे, इन्हीं टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे अपनी पूरी पोएट्री के अंदर, और सिल्विया प्लैथ हमारे सामने रिवील हो जाएगी, बात हो जाएगी व्हाट इज सिल्विया प्लैथ। हरीम तुम्हारा कोई क्वेश्चन है? जिस ये बेवफाई। और सर मैंने एक बात पूछी थी कि इसमें अमेरिकन लिटरेचर की क्यों स्पेशलिटी है कि यहाँ पे हम इसको पोइम्स को पढ़ के इसके वर्ड के बारे में जानते हैं, ऐसा तो हम दूसरी पोइम्स के बारे में भी करते हैं। जी बिल्कुल ऐसा, लेकिन यहाँ पर एक तो बेसिकली टॉपिक ऐसा रखा गया है कि ताकि रीडर को यूं भी पढ़ने का मौका मिले, इस तरह से भी आने का मौका मिले। और सबसे इससे भी अहम बात यह है कि जो 20th सेंचुरी के राइटर हैं वो स्पेशली राइटर ज़्यादा पहचाने जाते हैं पोएम्स की निस्बत, क्योंकि दे आर वेरी मॉडर्न, वो बहुत मॉडर्न है। इसलिए हम उसकी मॉडर्निटी को चेक करते हैं कि मॉडर्निटी कहाँ कहाँ है, क्या क्या कर रहे हैं ये। ठीक जी, ये क्वेश्चन। सर इसने एक मतलब पहले भी सुसाइड की कोशिश जी बिल्कुल की थी इसने, वो उसका बारे में उसका फादर की वजह से। वो फादर का ट्रूमर जो है माइंड में बैठ गया था, इसकी वजह डिसहार्ड हो गई थी, और माँ की जो केयरलेसनेस थी उसकी वजह से वो परेशान हो गई थी, और उसने मौत की एक बार पहले भी ट्राई की थी डेथ की। और उसके एक्सपीरियंस को उसने बेल जार एक नावल लिखा था, उसके अंदर रिप्रेजेंट भी किया है कि उसमें क्या हुआ है। उसने सर वो उसने कोई नहर पे जो था है ट्रक के, तो तब सुसाइड की थी। नहर के ऊपर नहीं, वो वर्जीना वुल्फ है।
5 सेकंड। ये कहाँ से है? कल मैं लाइट अगर ले आऊँगी तो मैं लाइट भी जाएगी। मैंने आज आपको मैसेज भी किया था। मैंने कहा उस दिन लाइट जाए, उस दिन मैं लाइट तो नहीं भेजी। मैंने मैसेज करना नहीं, इसका मतलब यही था ना कि आप ले आए। बहुत बड़ी टॉर्च है हमारे घर में, बड़ी बड़ी है। मैं कहीं भी वो ला दिया लेकिन मैं आपकी चार्ज नहीं चार्ज दीजिए तो बताइए। Better determined nature, pessimism, desire, male dominant, love, passion, वो बॉदर्ड है कि बेदर्ड है क्या है? battered है, BATTERED। क्या रिमाइंड है? जी। प्रोफेसिंग, psychological trauma, motherhood, wifery, infidelity, suicide, fear, पैशनिज्म तो हो गया, तो पेसिमिज्म था, ये पैशन है। अच्छा वो पैशन भी लिखा आपने। हाँ, अब क्या लिखा? ऊपर क्या है? फेयर लिखा है। नार्सिसिज्म, सर ये क्या आपने लिखा है? वाइफली? जी जी, बस ही लिखा है। हाँ हाँ। ये क्या लिखा था? सीए के बाद क्या लिखा है? हाँ जी, नार्सिसिज्म लिखा है। इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। एंड ए आंसर
NARCISISM, नार्सिसिज्म। You know हो गया। थैंक यू। dominant तुम्हें dominate हाँ dominant क्या गाली गाली बाने अच्छा गाली बाने इसके अंदर सैंडल थे वो चपले लुक नाउ, हम उसकी पोइट्री पढ़ेंगे और उसकी पोइट्री में तलाश करेंगे कि पोइट्स के अंदर सब्जेक्टिविटी कहाँ है। सब्जेक्टिविटी का मुराद ये है कि वो अपने बारे में कितना सोचती है और अपनी राय और अपनी सोल को कितना शेयर कर देती है अपनी पोइम के अंदर। ठीक। फिर है इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअलिज्म का मतलब भी यही है कि वो अपनी इनफरादियत के बारे में क्या सोचती है कि दुनिया की जितनी भी औरतें हैं क्या वो किस तरह जिंदा रहती हैं, मैं क्या हूँ, किस तरह जिंदा हूँ और मेरे क्या फंक्शन है ज़िंदगी के। उसके बाद इंजर्ड साउल, यू नो दैट कि जी आ जाए बेटा, हो गया? वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश, थैंक यू सर। ये ऊपर डेमो है सबसे। अच्छा ठीक है। जहाँ ये इस तरह करो, ये तुम लोग ले लो, ये ले बोर्ड पे तो वैसे भी नजर नहीं आ रहा, बत्ती वाले में मोड का है। देखो इसके में नॉर्थ की स्पेलिंग देखो, नॉर्थ ये पकड़ना जरा। सर इसमें है ही नहीं, जो अंदर से बड़ी डिक्शनरी ले आओ। क्या है नार्सिसस? ये सर वो नरगिस के स्पेलिंग जो वो ऐसा लेके बाजी आपके पास। अच्छा तो क्या बड़ी डिक्शनरी का नार्सिसिज्म का मतलब लग रहा है। वो है खुद पसंदी, अपने आप से अच्छा मोहब्बत। नार्सिसिस्ट NARCIST होता है नार्सिसिस्ट। हाँ, मैं ये कंफर्म करना चाह रहा हूँ क्योंकि फिर ये रिकॉर्ड में आ जाएगा। नार्सिसिज्म भी होता है सर, बोला कि नार्सिसिज्म होता है, नार्सिसिज्म। चल देख ले।
मिली है? बाजी पकड़ना है आपके पास ये नहीं है, ये इंग्लिश की है ना। ये क्या है? चलो अब बहस बाद में कर लें। इंग्लिश टू उर्दू होती है वो वैसे उसका इंग्लिश में सब मेरे पास डिक्शनरी की हमारे बाजी का NAI है और तो इसमें होगा, इसमें होता है, इसके अंदर इसमें होगा। एन जहाँ पे पी है हाँ इसके बाद टू और इसके अंदर ही होगा। ये वो भी ना, वो भी इसमें लिखा है। वो भी है, वह भी नहीं है। नार्सिसिज्म लिखा तो डबल एस लिखा हुआ हाँ, NARCISSIM हाँ चलो आपने ठीक लिखे हैं। NARCISSIM सर ने ठीक जी सर कुछ नहीं सर ने लिखे हैं CI हाँ डबल एस इधर आना था दरमियान में आई एक मिनट सर बताएं। NARCISSISM बेटा बाजी आराम से। फूड प्रस्ती ओके चलो मेरा बेटा, सारे सारे दुख खत्म हो गए। ये लो, ये पेज बना हुआ है, इसके ऊपर सारा कुछ लिख दिया मैंने। इस पेज को याद कर लिया तो उसके लिए प्लेट क्लियर है। मैंने करा दिया। सर दो दे दें। मुझे भी दे ये ले, ये ले। वो तुम कर देगा, ये तो मिठाई का जो ये ले। जी जान निकाल देना। नहीं एक्स्ट्रा है तो ये एक्स्ट्रा कौन रखेगी? जो एक्स्ट्रा है दे दे मैं बैग में डाल लेती एक मैं अपने पास में। ये किसी तरह लिखवाया। मुझे ये यकीन नहीं था कि ये आने हैं। वो फुट सेट करने का पता नहीं ये कहाँ से फुट सेट करा के आए हैं। ये 2 घंटे हो गए हैं ये गए हुए हैं, लाइट जब से गई है ये गए हैं। अब यहाँ से मैं दोबारा बता रहा हूँ, इंटरप्रिटेशन दे रहा हूँ दोबारा। अगर ये पेज आपको याद हो गया है तो समझे कि क्लियर प्लेट बस यही है सब कुछ। मैंने सारी एक पेज पर निकाल के रख दिया है। सर जैसे इसके थे वो प्रेजेंट की थोड़ा इसके सारे में हाँ जी देखिए, अथॉरिटी उसके ऊपर अथॉरिटी है, वो उसको डिस्कस करती है। किस तरह मेल अथॉरिटी है, उसका फादर भी अथॉरिटी था। अब आपने समझना है, बस लिखना नहीं है कुछ भी, बस करो। हर चीज़ लिखने लग जाते हो, बस देखो सुनो, ज़हन में रखो कुछ चीज़ें। हर चीज़ लिखी हुई हर चीज़ याद आ जाएगी। वर्जिनिटी है, उसकी दुशीज़गी है, इसके ऊपर मीनिंग बेशक लिख लो आप। दुशीज़गी है, अथॉरिटी तो होती है अथॉरिटी ना। उसका फादर भी अथॉरिटेटिव था, उसे जो हस्बैंड तलाश किया वो भी अथॉरिटी वाला था ना, अथॉरिटेटिव। उसको पसंद था कि कोई शख्स उसके ऊपर अथॉरिटी के साथ रहे और उसके नीचे वो पले और अपनी ख्वाहिशात को पूरा करे। वर्जिनिटी और दुशीज़गी पाकीज़गी की बात है, उसकी पाकीज़गी ख़त्म हो गई है। यहाँ पर ये इशू नहीं है कि शी वाज अ वाइफ, वो वाइफ थी या नहीं थी। एक्चुअल थिंग इज़ दैट कि उसकी वर्जिनिटी गलत ख़त्म हुई है, कुछ दुशीज़गी जब किसी भी फीमेल की दुशीज़गी ख़त्म होती है तो उसको क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, ये सारे प्रॉब्लम वो फेस कर रही है। डिज़ायर फॉर द रोल एज अ मेल, उसके अंदर ये भी ख्वाहिश है कि वो मेल जिस तरह रोल अदा करते हैं सोसाइटी के अंदर, उसका रोल भी वैसा होना चाहिए। मेल डोमिनेंट सोसाइटी, उसको गिला है कि ये सोसाइटी मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। मेल डोमिनेंट सोसाइटी के अंदर एक फीमेल की क्या एग्जिस्टेंस है, वो किस तरह ज़िंदगी गुजारती है। सब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी में डिस्कस किया है कि वो अपनी ज़ात के बारे में क्या ख्याल रखती है, क्या सोचती है, अपनी कैफियत कैसे बताती है। फेमिनिज़म, उसके अंदर फेमिनिज़म मौजूद है कि वो तमाम औरतों को लेकर बात करती है। जो बात वो अपने बारे में करती है वो हर वेमन के ऊपर सच्ची और पूरी उतरती है।
आइडेंटिटी है ये लफ्ज़, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब अपनी शनाख्त की, इस सोसाइटी के अंदर उसकी अपनी शनाख्त क्या है, उसकी क्या वैल्यू है, वो क्या है। प्रॉब्लम ऑफ वुम्ब के प्रॉब्लम क्या होते हैं, वुम्ब बच्चा बने को कहते हैं, उसकी क्या प्रॉब्लम्स है, उसके साथ जुड़े हुए क्या मसाइल हैं। न्यूडनेस, नंगापन, जब वो नंगी हो गई है तो उसके क्या मसाइल हैं उसके साथ। सेक्स, सेक्स की क्या डिज़ायर्स हैं, क्या हो रहा है, कितना उसे मिल रहा है। फीलिंग्स, ड्यूटी, वाइफरी, वो एक अच्छी बीवी के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती है। मदरहुड, और वो उसके अंदर मदरहुड भी है, अपने बच्चों से उसका ताल्लुक कैसा है, ये भी इसी पोएम से हम डिस्कस करेंगे। फर्टिलिटी, और एक वेमेन जो फर्टाइल हो, जिसके अंदर जरखेज हो, जो बच्चे पैदा करती हो, जो हर तरह से ठीक हो, उसके क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या मैटर्स हैं, और क्या ये फर्टाइल थी नहीं थी, ये देखेंगे। प्रोफेसी, अपनी मौत की प्रोफेसी किस तरह करती है। पोजीशन ऑफ फीमेल, पूरी दुनिया की फीमेल की क्या पोजीशन है स्लेव प्लेयर की पोएम से हमें अंदाज़ा होता है। ट्रेडिशंस, इस ट्रेडिशनल दुनिया के अंदर उसने क्या फंक्शन किया है, और ट्रेडिशन उसे कैसे नहीं जीने देती, वो क्या कहना चाहती है कि जो ट्रेडिशन उसे इजाज़त नहीं देती। साइकोलॉजिकल, अब साइकोलॉजिकल आगे ट्रूमा था या वो अलग हो गया, लिखा हुआ ट्रूमा आपको ठीक है। साइकोलॉजिकल, ये ट्रूमा इकट्ठे हो जाएगा, चलो व्हाट्सएवर। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी उसके डिस्कस करेंगे। सुसाइड का, उसका भी सुसाइड की प्रोफेसी कहाँ की थी, कैसे की थी, क्यों सुसाइड की है, ये भी डिस्कस करेंगे उसी पोएम में से। जायज़ के बारे में उसके क्या व्यूज़ हैं, खुशियों को कैसे देखती है, जब खुशियों को देखने लगती है तो किस तरह दुख गालिब आ जाता है, ये भी देखेंगे। केयर, बच्चों की केयर कैसे करती है, और उसकी केयर अपनी कैसे हुई है। केज सेल्फ, उसकी सेल्फ जो उसकी ज़ात है वो केज है, किस तरह उसकी ज़ात पिंजरे में बंद हो गई है। ये जिसके अंदर सारी डिज़ायर्स हैं। फ्रीडम, आज़ादी चाहती है, उसकी डिज़ायर्स आज़ादी चाहती है, उसकी डिज़ायर्स बाहर आना चाहती हैं। नेचर, नेचर के साथ पोइट्स का ताल्लुक कैसा है। ब्रूटलिटी, और माशरे की ब्रूटलिटी को कैसे वो फेस करती है, क्या कहती है। इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स की क्या प्रॉब्लम्स हैं। डिजीज, डिज़ायर, उसकी ख्वाहिशात किस तरह उसकी केज सेल्फ के अंदर बंद हो गई हैं। ट्रूमा, उसकी ज़हनी उलझन क्या है। ऑटोबायोग्राफिकल, हम उसको देखेंगे कि वो क्या ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स, ये एक ही चीज़ है। जी जी, ऑटो बायो लिख दिया है, बायो लिखना था। चलो ये ठीक कर लें, फिर मुझे भी ठीक करा देगी, मैं ओरिजिनल में ठीक कर लूँगा। अच्छा, बायोग्राफिकल बी और हमें स्पीक ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स कामन निकाल जिसमें में से। रिएक्शन क्या देती है सोसाइटी को। गिल्ट क्या महसूस करती है वो अपनी ज़ात का। रेज, गुस्सा कैसा है उसके अंदर। मोटिव्स क्या हैं उसके, इमोशन क्या हैं, मोटिव्स एम को कहते हैं। फेयर, फिर कहूँगा फेयर, फिर कहूँगा फेयर, और उसके अंदर फेयर क्या है। अनसर्टेनिटी, चीज़ों के बारे में अनसर्टेनिटी कैसी है एज अ फीमेल, गैर यकीनीपन। मेंटल डिलेमा, उसके ज़हनी डिलेमा उलझन क्या है। सप्रेशन, किस तरह उसकी ज़ात को सप्रेस करके दबा कर रख दिया गया है। डिस्ट्रस्ट, और किस तरह वो डिस्ट्रस्ट में मुब्तला है। बैटर्ड माइंड है उसका, यानी कि ऐसा माइंड जिसको कूटा गया हो, जो बैद के साथ जिसकी पिटाई की गई हो। टॉर्चर्ड साउल, और उसकी साउल जो है टॉर्चर हो गई है, सारी की सारी लहूलुहान है। इनसिक्योरिटी, और उसको इनसिक्योरिटी, तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है सोसाइटी के अंदर। सेंसिटिविटी भी उसके अंदर है, और ये नेचुरल है। लव की डिज़ायर उसके अंदर, इग्नोरेंस भी है उसके अंदर। डेथ के एलिमेंट्स भी हैं, जो डेथ से वो खौफ भी है, डेथ से डरती भी है। वायलेंस कैसा है, इंजरिलिटी कैसी है। टॉर्चर, पेन, लॉनलीनेस, इंजरी, डिसेप्शन, धोखा। विक्टिमाइजेशन, जो किस तरह विक्टिमाइजेशन, उसको विक्टिम बनाया गया है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या काम कर रहा है। एग्नी, गुस्से को कहते हैं। फ्यूरी भी गुस्से को। पैशन क्या है उसके अंदर, और नार्सिसिज्म आपने लिख देना है साथ कि वो क्या है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं, ये तो मैं फिर डिस्कस करूँगा बाद में, आखिर में करूँगा। सर एक और बात, अनसेटिस्फाइड और डिससेटिस्फाइड में क्या फ़र्क है। कोई फ़र्क नहीं है। ये जो प्रूव है ये दो अलग वर्ड्स हुआ, जी बेटा, ये दो अलग वर्ड्स हुआ। कई लफ्ज़ अलग अलग, प्लेयर, हैप्पीनेस, ग्लैड, बहुत से लफ्ज़ होते हैं अलग अलग। ये मैंने कहीं और से सुना था कि तो चल रहे हैं
फ्रेंड को बताया था, ये नहीं बताया था। वो बता रहा था कि अनसेटिस्फाइड होता है कि मतलब आपको पहले किसी चीज़ का पता ना हो तो उसको मतलब बात का पता ना हो तो आप उसके ऊपर मुतमईन फील नहीं करते हो। नहीं यार, ये नहीं होती चीज़। आप बड़े हो गए हैं, बड़ा बड़ा सोचा करें। ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती है कंटेक्चुअल मीनिंग देखा करें ना, किस सिनेरियो में आ रहा है, बात किस सिनेरियो में आई है। हर चीज़ अपने अपने सिनेरियो में होती है, अपनी अपनी लाइन में होती है। अप्रोच का लफ्ज़ है पहुँच होना, रसाई होना। अप्रोच पहुँचने के लिए पैदल भी होता है, गाड़ी पर भी है। वो सिनेरियो देखना पड़ेगा ना क्या है। ये बच्चों जैसी बातें जी, इसके अंदर ये होगा तो ये होगा, नहीं ये नहीं होता। ये बच्चे खेलते रहते हैं, छोटे जो एमए नहीं करते ना, उन बच्चों को खेलने के लिए हमने ये बनाए हुए हैं चीज़ें कि बच्चों यूँ होता है यूँ होता है, ताकि वो डरे ही रहे इंग्लिश से। तो हमने तो क्लियर करना है ना वो चीज़ें, ताकि हम भी एक ऐसे जवाब दे बेटा आज मैंने बताया ना आपको, तो आपने बड़ा बड़ा सोचना है। चीज़ों पे कंसंट्रेशन नहीं करते, बड़ी बात करें आइडियाज तो उसमें नजरिए लाओ दिमाग में, किसकी बात करें उसको तो ही हम वाकई स्कूल पढ़ा हो ना तो इसमें प्रॉब्लम जाती है। जी आप खराब क्यों पढ़ाते हैं और इसको ऐसे ही बोलते हैं, वो फिर स्टाइल है उनके दूसरों को लेकर बात करती है। चलो मेरा बेटा, आप इसके साथ इससे मीनिंग्स भी लिख के कॉपी कराते ना तो ज़्यादा आपको सबको जो मैंने जल्दी जल्दी में बनाया है, आज ही बनाया है जी। तो मुझे देते मैं सारे मीनिंग्स को लिख देती हूँ। तुम नया बना देना सर। हाँ मैं नया बना दूँगी, करने दो भी, जिसको देना नहीं ना दिया। ठीक है, मुझे एक अच्छा बना दोगे तो फिर मैं बना दिया मुझे अच्छा डिस्पेयर भी लिख दें यार एक। मायूसी। हाँ जी चलें जी, ये अब चलता जाएगा। अब इसके आगे थोड़ी सी जगह बाकी है। मैं बेटा जब आपको ज़रूरत पड़े, कोई नया लफ्ज़ आ जाए दरमियान में, मैं पढ़ाते पढ़ाते, तो आप इसे ऐड कर लेने हैं। एग्ज़ाम वाले दिन कुछ भी नहीं करेंगे आप, बाकी सारी आपकी स्टडी होगी। बस ये पेज आपको याद होगा, ये पेज याद है इसलिए अपने तैयार है आपको। हर एक सेंटेंस के साथ एक वर्ड, एक सेंटेंस जो बन जाए हर वर्ड के साथ पूरा है। उसकी क्वेश्चन दो तरह के आते हैं इसलिए अप्लाइड के। एक आता है कि इसलिए अप्लाइड की क्वेश्चन आता है कि बताएं इसलिए अप्लाइड की ऑटोबायोग्राफी के साथ उसकी पोएम्स को डिस्कस करें। या आता है इसलिए अप्लाइड की बैटर्ड साउल है या बैटर्ड माइंड है, उसका इंजर्ड साउल है, डिस्कस करें। इसलिए अप्लाइड का ट्रूमा क्या है, क्या उसके प्रॉब्लम्स हैं, वो डिस्कस करें। इसलिए अप्लाइड के अंदर ये जो उसकी पोएम्स के अंदर ये इस तरह की वो जो बातें करती है क्यों करती है, ये ओवरऑल क्वेश्चन, जो क्वेश्चन भी आएगा सारा का सारा यही लिखना होगा। ठीक है, या आएगा इसलिए अप्लाइड की 4 पोएम्स है, 5 पोएम्स, 6 पोएम्स है वैसे आपके कोर्स में। पपीज इन अक्टूबर वो आ जाए तो सारी बातें उन लाइंस के साथ यही बातें जोड़ देनी है। सर मैंने तो पोइट्री की ना इसमें 7 से नहीं का था एक ही क्वेश्चन। वो और चीज़ है, मैं आपको अब ये कह रहा हूँ कि जब मैंने पोएम पढ़ाऊंगा ना आपको पपीज इन अक्टूबर, वो वहाँ पर सवाल आएगा राइट डाउन द क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम पपीज इन अक्टूबर। फिर आप पपीज इन अक्टूबर की आप सारे नीचे लिख देंगे क्या वो किस में क्या क्या, जैसे क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखते हैं, बस आइडियाज़ वो होंगे पोएम के साथ। ये आप बताते जाएंगे कि ये इस पोएम में जो ये लाइन है उसके अंदर पता चल रहा है कि पोएट्स जो है बहुत दुखी है, डिस्पेयर है, उसका साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ रहा है, ट्रूमा है उसका। आप ये सारी बातें बयान कर देंगे, हर लाइन के साथ 2-2 3-3 वर्ड जोड़ देंगे, आपको सारा आ जाएगा, डोंट बी वरी। उसके बाद बी मीटिंग है उसकी पोएम, अराइवल ऑफ द बी बॉक्स है, और उसके बाद मॉर्निंग सॉन्ग है, और एक पोएम है उसकी यू आर। क्लियर? बस ये इसकी 6 पोएम्स हैं जो हमने प्रिपेयर कर। तो आज क्या टाइम हुआ है, तो हम शुरू करें इसकी? हाँ कहीं काफ़ी ज़्यादा टाइम। चलो शुरू करते हैं, क्योंकि अच्छा मैंने आपके प्रोग्राम में थोड़ी सी तब्दीली की है। वो तब्दीली ये है कि हम तमाम राउंड इसी तरह पढ़ते आए हैं, क्लासिकल पोएट्री, फिर ड्रामा, नावल, और फिर प्रोज, और फिर अमेरिकन लिटरेचर। अब तब्दीली ये हुई है कि सीए प्लेस के बाद हम एक ड्रामा पढ़ेंगे, और ड्रामा है बीइंग अर्नेस्ट।
ऑस्कर वाइल्ड का। तो ये ड्रामा आपके पास है कि नहीं है? नो सर। तो काइंडली ये ड्रामा परचेज कर लें और ये ट्यूसडे से हम ये ड्रामा स्टार्ट करेंगे, ठीक है? खत्म हो गया सर ये फिर? सर बात सुनिए। हाँ हो जाएगा। सर आप एक ही दफ़ा नेक्स्ट जो बुक्स लेनी है आप वो बता दें ठीक है, आप कल मुझे अगर इंट्रो दिखाएं तो मैं आपको निशान लगा देता हूँ। बाकी यस रह सर गए। मैं लेके आऊँगी फिरोजी के साथ आपके बस अब तो एक दो ही रह गई हैं आप। नो सर। हाँ अब तो नहीं अभी तो क्लास हाँ नहीं सर अभी रहती हैं। अच्छा सर आपने ले लिया मेरे ख्याल में। नहीं सर वो नहीं है हमारे पास। अच्छा ओके जी। भी नहीं है, सूर्य और वाइट वो भी नहीं है। सूरज वाइट पढ़ना था, इसके बाद जॉनशबेरी मैंने स्किप किया है। अब इस दफ़ा मैंने 2 बुक स्किप कर दी है। उसकी वजह ये है कि फ्रैंकली स्पीकिंग पार्ट 1 के बच्चे, पार्ट 2 के बच्चे जिनकी सप्ली आ गई है ड्रामा के अंदर, उन्होंने ये ड्रामा मुझसे पढ़ना है और उनका पेपर 2 फेब को है। उन्होंने बहुत देर टाल मटोल कर रखा था कि मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगा। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं 2 मरतबा नहीं पढ़ा सकता। उनको अलग से पढ़ाऊँ, आपको फिर अलग से पढ़ाऊँगा। इसलिए वो ड्रामा वैसे भी एक्स्ट्रा है, आपका चौथा ड्रामा है, तो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि, और आपके लिए भी क्योंकि आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ और ये ड्रामा आसान है तमाम ड्रामों से। तो इसको चेज करें और ये आपके लिए फ़ायदा मंद रहेगा। जिन्होंने ड्रामे 3 नहीं पढ़े उनके लिए ड्रामा बहुत है, उन्हें पढ़ना है जी। खोले पप्पीज इन अक्टूबर। मुझे पहले पता था कि लाइट इसी टाइम पर जाएगी और आज इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। मैंने इसीलिए हरीम तुम्हें कहा है कि मैंने कहा वो लेती है ना तुम लाइट। पप्पी ने बुलाई है। पप्पीज इन अक्टूबर। यस सर 52 पेज पे है। Are you ready for this? First I will make reading and after this you will read it out and after that I will translate it for you. जिस तरह आपके पास ये इनके पास सीधा के पास छोटी सी बैटरी है तो इस तरह तकलीफ नहीं होती आपको, आप नहीं मरने लगे इतनी बैटरी लेने से। मैं आपको कितनी बार आपके पास है, मैं कितनी बार कह चुका हूँ कि एक बैटरी ले लें। किसी ने ये जरूरत नहीं की कि यार सर कह रहे हैं चलो ले ही लें। जिनके मोबाइल की टार्च है चलो वो ठीक है, बाकी आप सारे लोग तंग हो रहे हैं। सर ली थी वो खराब भी हो गई। Puppies in October. Even the sun clouds this morning cannot manage such skirts. सर ये पहले इसका मतलब बता बेटा अच्छा रीडिंग कर, सर के साथ दो। पहले रीडिंग सर फिर से बोले। मैं सर रीडिंग नहीं करनी, बस मेरी आप रीडिंग सुनेंगे। Even the sun clouds this morning cannot manage such skirts. Nor the women in the ambulance whose red heart blooms through her coat so astoundingly. A gift, a love gift, utterly unmasked for by a sky palely and plainly, agitating its carbon monoxide by eyes dull to the heart under powder. Oh my God, what am I? That these late mouths should cry upon in the forest of frost, in the dawn of cornflowers. Yes, here you read it out. नहीं फर्स्ट यू कलसुम आप रीड करें, बैठे बैठे रीड करें, पर उठने की जरूरत नहीं है। Even the sun clouds this morning cannot manage such skirts, nor the woman in the ambulance whose red heart blooms through her coat so stunningly. A gift, a love gift, utterly unmarked for by a sky thoroughly and flaming. Igniting its carbon monoxide. Igniting its carbon monoxide by ice, dull to a heart under bowels. Oh my God, what am I? That these late mouths should cry open in a forest of frost in a dawn of cornflower. हरीम Even the sun clouds this morning cannot manage such tears, nor the woman in the ambulance whose red heart blooms through her coat so astoundingly. A gift, a love gift, utterly unmasked for by a sky, palely and flammily. क्या word है sir?
Namely, flamely, igniting its carbon monoxide by ice dust to hard under bowlers. Oh my God, what am I? That these late mouths should cry open in a forest of frost, in a dawn of cornflowers. ये वैध पोएम है सिल्विया प्लेथ की, जहाँ पर सिल्विया प्लेथ ने नेचर से अपना कांटेक्ट बनाया है। पोएम शुरू होती है तो पोएट्रेस देखती है नेचर को। पपीज ये फूलों का नाम है। अक्टूबर का महीना है। अक्टूबर के महीने में लंदन हो या अमेरिका सख्त सर्दी पड़ती है। ये फूलों का मौसम नहीं है, लेकिन हैरानगी की बात है इस मौसम में फूल उगे हुए हैं, और ये पिंक और रेड कलर के जो फूल उगे हुए हैं, इनको देखकर पोएट्रेस खुश हो रही है कि पपीज उगे हुए हैं, लेकिन वो भी अक्टूबर में। और फिर उसके साथ ही वो सोचती है कि इन पपीज का रेड कलर जो है कैसा कलर है। क्या जब सूरज निकल रहा हो आगे क्लाउड आ जाएं, क्लाउड पिंक हो जाएं या रेड हो जाएं, क्या ऐसा कलर है इसका, या इसका रेड दिल की तरह कलर है इसका। ये गिफ्ट है नेचर का। फिर वो कहती है लेकिन खुले आसमान के तले ये तो खाली पड़े हुए हैं, खुले आसमान के नीचे ये पपीज मौजूद हैं और ये पेलली हैं, इनके अंदर रोशनी है, ब्रिलियंस है, और कार्बन मोनोऑक्साइड की तरह ये निखरे हुए हैं। और फिर देखने वाली आंखें गुजरती हैं और इसको देखती हैं और अपने हेड के नीचे से मूंदे हुए आंखें देखते हैं तमाम। फिर वो कहती है कि ओह माय गॉड व्हाट एम आई, और वो खुश जब हो रही है तो कहती है कि खुदा मैं क्या हूँ, दैट दीज लेट। और फिर वो कहती है कि ये फूल किस मौसम में उग पड़े हैं। अरे ये तो मौसम कॉर्नीफ्लावर्स का है, यहाँ पर पीज उग पड़े हैं। ठीक है, ये पोएम थी सारी इसकी। आइए इस पोएम को अब लाइन टू लाइन डिस्कस करते हैं। रेडी? इवन सन क्लाउड्स दिस मॉर्निंग, यहाँ तक कि इस सुबह के वक्त सूरज के आगे ठहरे हुए जो क्लाउड्स हैं जिनका रंग जर्द पिंक येलो है, कैन नॉट मैनेज सच स्कर्ट्स। वो उनके कपड़े भी इतने प्यारे नहीं हैं जितने प्यारे ये पपीज के फ्लावर्स हैं। सूरज के छोटे छोटे टुकड़े जो सूरज के आगे आगे ठहर गए हैं और रेडिश कलर दे रहे हैं, वो भी इतने प्यारे तो नहीं हैं जितने प्यारे ये पपीज के फूल हैं। ना द वैमन इन द एम्बुलेंस, ना ही उस औरत के, वो औरत जो एम्बुलेंस में है, whose red hot blooms, जिसका सुर्ख दिल ब्लूम कर रहा है, धड़क रहा है, थ्रू हर कोट, उसके कोट से so stunningly, amazingly, अमेजिंग का एक अजीब और गरीब कॉम्बिनेशन है। खुशी और डर इकट्ठे मिला हुआ होता तो अमेजिंग होता है। ठीक है, अब एक वैमन जो है वो एम्बुलेंस में जा रही है। वैमन जब एम्बुलेंस में जा रही हो तो एम्बुलेंस दो चीज़ों का, वैमन और एम्बुलेंस का कॉम्बिनेशन दो चीज़ों का है। एम्बुलेंस का मतलब ये होता है कि जो शख्स बस अब मरने वाला है उसको एम्बुलेंस लेने आती है, एक्सट्रीम पर जो पहुंच जाता है, एम्बुलेंस खतरे की निशानी है। और अगर उसके अंदर औरत है तो ये भी औरत डिलीवरी करने जा रही है, उसका बच्चा पैदा होने वाला है। बच्चा पैदा होने वाला है तो यहाँ पर फिर दो कैफियत हैं, डर है, खौफ है, और एट द सेम टाइम होप भी है कि न्यू गिफ्ट एक आने वाला है, नया बच्चा आने वाला है जिसको माँ ने पाला है एहतियात से 9 माह तक। पर ये भी तो इसकी हो सकती है ना कि माँ जिंदा रहती भी है। हाँ, मौत, जिंदगी मौत की कश्मकश में होती है वो। ठीक है, तो उस औरत का दिल जैसा रेड है और वो धड़क रहा है, ब्लूम कर रहा है कोट के अंदर से। ये पपीज के फूल उसी सुर्ख कलर जैसे हैं। अब यहाँ पर आपने देखा कि सिल्विया प्लेथ इवन की खुशी के आलम में भी गई है। जब खुश हुए नेचर के साथ कांटेक्ट बनाया है तो एक लाइन कह सकी है कि बस इसका वो सन क्लाउड्स के साथ इसका उससे अच्छा रंग है, लेकिन साथ ही उसकी इंजर्ड सोल ऊद कर रही है। साथ ही उसने अगर दूसरा कॉम्बिनेशन सिंबोलिज्म या कंपैरिजन दिया है, साथ ही वो कंपैरिजन क्या दिया है कि ऐसी औरत जो एम्बुलेंस में पड़ी हुई है उसका दिल जो सुर्ख होता है, ये वैश्याना एक वो है, कंसेप्ट है, उसकी इंजर्ड सोल रिप्रेजेंट हो रही है। इसलिए प्लेथ किस तरह इंजर्ड हो गए,
तो उसके थॉट्स देखें, उसके कम्बिनेशन, उसके कंपैरिजन देखें कितने इंजर्ड हैं कि वो कहती है कि देखें ये पप्पीज के फूल कितने खूबसूरत हैं, सन क्लाउड जो इतना बड़ा मैकेनिज्म के साथ ऊपर ठहरे हुए हैं वो भी इतने सुर्ख और मजेदार नहीं, अच्छे नहीं हैं जितना कि ये पप्पीज के फूल, या इन पप्पीज के फूल उस दिल से भी ज्यादा अच्छे हैं जो दिल खून आलूद सुर्ख दिल है, जो कि मौत और जिंदगी की कश्मकश में है, ब्लूम कर रहा है, उस दिल से भी ज्यादा खूबसूरत पप्पीज के फूल है। असल में हमने देखना आइडिया नहीं है, हमने देखना ये है कि राइटर ने कंपैरिजन किस चीज से कर दिया है, राइटर का अपना माइंड कैसा है, वो खुद अंदर से इतनी लौलवान हो चुकी है कि वो अपने कंपैरिजन भी तलाश करती है, तो कहाँ से जाकर लेकर आती है, वो उसको एम्बुलेंस के अंदर पड़ी हुई उस जिंदगी और मौत की कश्मकश में जो औरत है उसके दिल को लेकर आती है जो कि सुर्ख है, खून आलूद है, जो even the sun clouds this morning cannot manage such scars. Now the women in the ambulance whose red heart blooms through her coat so stunningly, a gift, a love gift. These flowers are puppies. These puppies are the gift, the love gift. They are really lovable. One can love them. Utterly unmasked for, मुकम्मल तौर पर अनमास्क्ड, नंगे खुले आसमान के नीचे, by a sky. She is surprised and she is terrified now. Terrified ये इसलिए है, वो कहती है कि इतने नर्मो नाजुक ये फूल और इतने बड़े आसमान के नीचे नंगे पड़े हुए हैं. She is afraid from the sky. She is afraid from the sky. She is afraid from the authority. Sky is actually that a dome like at our head. हमारे सर के ऊपर है आसमान, और उसने अपने आप को रिप्रेजेंट कर लिया है उस पपीज के साथ कि पपीज अब पपीज नहीं रहे, पपीज आर द स्लेव प्लेट बाय ओन, स्लेव प्लेट खुद है वो पपीज. स्काई सोसाइटी नहीं, वो अथॉरिटी है जो जालिम है, वो टेड ह्यूज है, ठीक है. और वो फौरन उसे इनसिक्योरिटी फील हुई है. देखिए उसके सेंसिटिव व्यूज देखें, कहती है कि इतने बड़े आसमान के नीचे अनमास्क्ड पड़े हुए हैं, ये कैसे. मैं पोएम को दोबारा करूंगा ट्रांसलेट. कहती है कि इवन सन क्लाउड्स दिस मॉर्निंग कैन नॉट मैनेज सच स्कार्स. Now the woman in the ambulance whose red heart blooms through her coat so stunningly, a gift, a love gift, utterly unmasked for by a sky, fiery and flamely, और नीचे जल भुन रहे हैं, पील हो रहे हैं, फ्लेम के अंदर आग, ऊपर से आसमान, मतलब इसके ऊपर आग बरसा रहा है इसके अंदर. Igniting its carbon monoxide. यहाँ तक अगर मैं इसको फिर एक और लेयर में देखूँ इस पोएम को, तो ये जो पोएम है ये एक्चुअली सारी की सारी सेक्सुअल मूड के अंदर लिखी गई है, क्योंकि पहली लाइन के अंदर मौजूद जो आखिरी लफ्ज है स्कर्ट्स का, ये फेमिनिश है, ये वेमिनिश है, ये गर्लिश है. ये लफ्ज स्कर्ट्स वेमन से रिप्रेजेंट होते हैं. Even the sun cloud this morning cannot manage this such skirts. सन क्लाउड ने भी ऐसे स्कर्ट्स नहीं पहनी होंगी जिस तरह की स्कर्ट्स इसकी अपनी है, ठीक, जिस मूड में ये खुद है, जिस तरह ये जल अब खुद रही है. Not the woman in the ambulance whose red heart blooms through her coat so stunningly, और उसका दिल जो है वो अपने आप को कह रही है कि मैं इस वक्त इतने जोश में हूँ, अपनी कैफियत बता रही है कि उसके अंदर की क्या फीलिंग है, सर किस तरह वो अपने सेक्सुअल डिजायर के साथ जोश खरोश में है. और गिफ्ट, अ लव गिफ्ट, लव का लफ्ज फिर टिंट देता है स्कर्ट के साथ, ये जुड़ जाते हैं चीजें. अटरली अनमास्क्ड फॉर, अब ये अटरली अनमास्क्ड आप देखिए तो आपको लगेगा टोटली ये सेक्सुअल मूड है, इसमें अपने आप को अनमास्क कर रही है. बाय स्काई, स्काई वो अथॉरिटी है, टेड ह्यूज है, व्हाटसएवर कोई पर्सन भी है. Palely and flamely, she is burning under her man, burn कर रही है. Palely, flamely,
तो मैंने ये दूसरी इसकी लेयर बनाई है। इसी लेयर में देखेंगे तो इजनेटिंग का लफ्ज़ ज़बरदस्त किस्म की ये पेशन गोई कर गया है कि ये एक कैफियत को एलिब्रेट किया गया है कि वैमन उस सेक्सुअल इंटरकोर्स के अंदर, उस डिज़ायर के अंदर जब इंटरकोर्स में है तो उस वक्त किस तरह एकदम वो जोश के साथ आ रहा है, एकदम उसे जोश आया है। जेनेटिक स्टार्टिंग पॉइंट है, जिस तरह गाड़ी स्टार्ट होती है वो वैसे उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। इट्स कार्बन मोनोऑक्साइड एंड इट इज़ लुकिंग लाइक द कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसे वो एकदम बर्न करना शुरू कर देती है। अब ये उसके बाद फिर अथॉरिटी बन जाती है, बात इसी तरफ है, इसी लेयर में है। माय आईज डल टू अ हॉल्ट अंडर बाउलर्स, और बाउलर्स हेड को कहते हैं। हेड की नीचे आँखें जो हैं वो डल हो गई हैं। ठीक है, ये वैमन की कैफियत है, ये उसकी इंटरकोर्स की कैफियत है कि उसके अंदर उसकी आंखें डल हो गई हैं हेड के नीचे। एंड शी इज टोटली इन अमेजमेंट, जो उसका अस्टोनिंगली उसने पहले कह दिया था, लफ्ज़ एक जोड़ दिया था। तो दूसरी लेयर में मैंने इसको पढ़ा और मैंने ये प्रूव किया है कि दैट इज़ अ सेक्सुअल इंटरकोर्स, और उसके अंदर ये वैमन अपनी फीलिंग्स को शेयर कर रही है। इसीलिए सिल्विया प्लैथ की डिज़ायर जो इंटरप्रेट करना चाहती है, बताना चाहती है, इसी को हम कहते हैं कि दैट इज फेमिनिज्म इज ओवर देयर, कि औरतों की बात करती है, औरतों के अंदर जो डिज़ायर्स हैं वो पेश करती है। ठीक है, अच्छा, साथ ही सबूत मिल गया। उसने कहा ओ माय गॉड व्हाट एम आई, ओ मेरे खुदा मैं क्या चीज़ हूँ। शी इज अमेज्ड, टोटली अमेज्ड बाय हर ओन फीलिंग्स। क्लियर? अच्छा, बात को फिर दोबारा डिलीट करते हैं, यहाँ से वापस ले जाते हैं बात को। मैं ये सोचता हूँ कि सिल्विया प्लैथ ने ये पोएम जो लिखी है, ये उसने अपने डिज़ायर्स के बारे में लिखी है। मेरा आखिरी ख्याल कि ये पिछली लेयर्स जो मैंने पढ़ाई हैं उन लेयर्स में लिखी है। आइए देखते हैं मैं इसको डिज़ायर्स की लेयर में कैसे इंटरप्रेट करता हूँ। ठीक है, कि सिल्विया प्लैथ के अंदर ख्वाहिशात मौजूद हैं, डिज़ायर्स मौजूद हैं। क्या डिज़ायर्स हैं? सिक्योरिटी की डिज़ायर हो सकती है, लव की डिज़ायर हो सकती है, सेक्स की डिज़ायर हो सकती है, फ्रीडम की डिज़ायर हो सकती है, मेल की तरह जिंदा रहने की डिज़ायर हो सकती है, खुशी वाली ज़िंदगी गुजारने की डिज़ायर हो सकती है, उसको सिक्योरिटी की डिज़ायर हो सकती है, उसे अपने हस्बैंड की डिज़ायर हो सकती है, उसके अपने फादर के साथ इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स की डिज़ायर हो सकती है। वो डिज़ायर हो सकती हैं जो इस मेल डोमिनेंट सोसाइटी के अंदर वो बाहर निकाल नहीं सकती। अब वो अपनी डिज़ायर्स को अपने अंदर ही झांक रही है कि डिज़ायर्स किस रंग में हैं, किस रूप में हैं और क्या कर रही हैं। आइए अपनी डिज़ायर को कैसे देखते हैं। अब पपीज जो हैं, ये फूल जो हैं, ये डिज़ायर्स हैं। ठीक है, मौसम जो है अक्टूबर है, उधर से सर्दी, कोहरा, बर्फबारी, सूरज निकले तो जला दे, हर चीज वेनेस्डे तबाह हुई पड़ी है। ऐसे मौसम में ख्वाहिशात उग गई हैं। सोसाइटी सारी की सारी जंगल की तरह है, सोसाइटी जंगलियों की है, सोसाइटी जरखेज तो नहीं है, सोसाइटी तो अक्टूबर है, सोसाइटी तो विंटर की तरह है, सोसाइटी तो मार देने वाली है, सब्जे को उगने ना देने वाली है सोसाइटी तो। अरे इस सोसाइटी के अंदर ये पपीज उगाई हैं। ठीक है, आइए जरा पपीज को आप देखते हैं, डिजायर्स हैं पपीज। इवन द सन क्लाउड्स दिस मॉर्निंग कैन नॉट मैनेज सच स्कर्ट्स, इतनी प्यारी तो सन क्लाउड्स की भी स्कर्ट्स नहीं हैं जितनी मेरे अंदर उगने वाली पपीज डिजायर्स की हैं। ये इतनी खूबसूरत हैं, पूरे जोश के साथ हैं, पूरी खूबसूरती के साथ हैं डिजायर्स। वल्वला इनका देखें, नो द वैमन इन द एम्बुलेंस whose red heart blooms through her coat so astonishingly, और वो औरत जिसका दिल खून आलूद हो और स्टर्नली धड़क रहा हो दिल, ये डिजायर्स उससे भी ज्यादा जोशीली हैं। लेकिन कैफियत चेक करें इन डिजायर्स की, डरती भी हैं और जोशीली भी हैं, पुरुमीद भी हैं, खौफजदा भी हैं। जी भाई, नहीं बाजी अभी तो बड़ी देर है भाई, अभी तो 20 मिनट पड़े हैं। जी, मैंने क्या कहा, ये डिजायर्स पपीज जो उगी हैं, जोशीली भी हैं, डरती भी हैं,
अफ्रेड भी हैं। जिस तरह औरत का दिल होता है एम्बुलेंस के अंदर, मौत से डरता भी है, नए बच्चे की उम्मीद भी होती है, ये वैसे ही हैं पपीज। ठीक है, ये अंदर उगा ही हैं। ये डिजायर्स कौन सी डिजायर्स हैं? मैंने पहले बता दिया, इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स की डिजायर है, फादर को दोबारा पाने की हैं, अपने हस्बैंड से मोहब्बत गेन करने की हैं, अपनी खुशियां गेन करने की हैं। ठीक है, ये डिजायर उसके अंदर उग गई हैं। सर इसकी फुलफिलमेंट का होगा, डिजायर फुलफिल हो सकते। अब वो डिजायर अंदर देख रही है, बाहर तो निकाल नहीं सकते, बाहर तो कोहरा है, अक्टूबर है बाहर तो, और वो हैरान ये है कि तो मौसम भी नहीं है, चलो फिर भी ये समर में निकल आती, स्प्रिंग में निकल, फिर भी बात बनती थी। इनको हो क्या गया डिजायर्स को, मेरी को अंदर को, ये किस मौसम में उग पड़ी हैं, किस मौसम में उग कर आई हैं? लेट्स सी, अ गिफ्ट, अ लव गिफ्ट। ये शायद उसकी डिजायर है कि लव गिफ्ट चाहिए उसे, और ये डिजायर अटरली अनमॉस्ट फॉर बाय स्काई एलियन प्लेन, अटरली अनमॉस्ट हैं। ये नीडर हो गई हैं, इन्होंने मास्क सारे उतार दिए हैं, अपने चेहरे अयां कर दिए हैं कि हम हैं, हमें पूरा करो सिल्विया, हम हैं, हमें पूरा करो सिल्विया। हम नहीं जानते, जैसे इंसान के अंदर ख्वाहिश उठ है और कोई बाहर मौका ही ना हो, कोई चांस ही ना हो, ये वैसी कैफियत है। इग्निटिंग इट्स कार्बन मोनोऑक्साइड, और हर एक डिजायर जल रही है कार्बन मोनोऑक्साइड बाय आइज डल टू हॉल्ट अंडर बॉलर है, लोगों को देखती है, और उस कोहरे के मारे जो लोग हैं जा रहे हैं साथ, हैट नीचे किए हुए हैं, आंखें डल किए हुए पास से गुजर जाते हैं इन पप्पीज के, और पप्पीज का पूछते भी नहीं हैं, पप्पीज को फुलफिलमेंट भी नहीं देते, पप्पीज को खिलने भी नहीं देते, कहते हैं ठहरी है तो ठहरी रहे ये खाई यहीं पर। तमाम लोगों ने आंखें मूंद रखी हैं जो पास से गुजरते हैं, और ख्वाहिशात को देखकर कहती है ओ माय गॉड व्हाट टाइम आई, अपनी ख्वाहिशात को देखकर डर गई है कि ओ मेरे खुदा, मेरे लिए क्या क्या चीजें हैं, मैं क्या चीज हूँ अपने आप को, कहती है। ये इसकी जो डिजायर्स हैं ये अपने हस्बैंड से रिलेटेड है। मैंने बहुत सारी कही हैं, आप तवज्जो करें। मैंने कहा है उसकी इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स हो सकता है, उसकी हैप्पीनेस की डिज़ायर हो सकती है, उसकी सेक्स की डिज़ायर हो सकती है, उसकी लव की डिज़ायर हो सकती है, उसकी सिक्योरिटी की डिज़ायर हो सकती है, बहुत से डिज़ायर हो सकती है। और एक कई डिज़ायर हैं जो वेमेन के अंदर हैं, वो बाहर निकलने नहीं देती क्योंकि बाहर को रहा है। ये हर एक औरत की बात कर रही है वो। That these late mouths should cry open, ये बाद में उगने वाले पपीज माउथ इनके शुड क्राई ओपन, क्या इस तरह क्राई ओपन करेंगे? क्राई ओपन के लफ्ज पर गौर करें कि मुंह खुले और टोस से लेकर हेड तक मुंह ही मुंह हो, चूंच ही चूंच हो। डिजायर का मुंह देखें कि डिजायर कर क्राई ओपन, यूं खुल जाए मुंह, मुझे पूरा कर, मुझे दे, मेरी फुलफिलमेंट कर। हर एक डिजायर ने यूं मुंह खोल दिया है, और क्राई ओपन साथ जो भी रही है, चीख भी रही है, अंदर दौड़ दौड़ है। हर एक डिजायर अंदर चीखो पुकार के अंदर है, मुंह खोले हुए, भूखी है डिजायर, और चाहती है कि मेरी फुलफिलमेंट हो। और दूसरी बात, एक इतनी भूखी डिजायर, इतनी हंगरी, भिक्किश, इतना बड़ा मुंह, और सब रोती भी हैं, सब चीखती भी हैं डिजायर, हर एक डिजायर। और देखो हैं भी लेट, अब टाइम से देर से आने वाली है, अक्टूबर में होगी है, चलो किसी टाइम पर तो उगती, मौसम तो ठीक होता ना। ठीक, बाहर हालांकि कोहरा है, सोसाइटी ने पहचानना ही नहीं है डिजायर को, देखना ही नहीं है, किसी ने सोचना भी नहीं है कि इस मौसम में भी डिजायर हो सकती है। इन द फॉरेस्ट ऑफ फ्रॉस्ट, जबकि चारों तरफ फ्रॉस्ट का, कोहरे का जंगल है, सिर्फ कोहरा ही नहीं पड़ रहा, बर्फ ही नहीं, बर्फ का जंगल है। बर्फ के जंगल के अंदर पपीज ठहर गई हैं और क्राई ओपन कर रही हैं और कह रही हैं कि मेरी डिजायर्स पूरी करो। द डॉन ऑफ कॉर्नफ्लावर्स, ये तो कॉर्नफ्लावर्स की डॉन है, ये तो वो सुबह है जहाँ पर कॉर्नफ्लावर्स उगने चाहिए थे, ये कोई और फूल हैं, ये कोई और नोकीले फूल हैं, ये पपीज का टाइम नहीं है उगने का। और पपीज किस मौसम पर उग पड़ी है, मेरे अंदर ख्वाहिशात किस मौसम में जन्म ले रही हैं। हाँ, ये औरतों की हुकूमत की बात होती तो उसे स्प्रिंग होता पपीज के लिए, अगर औरतों को पूरे हकूक मिल रहे होते तो फिर तो स्प्रिंग होता ना, फिर तो अगर डिजायर उठ भी जाती तो पूरी हो जाती ना। अब तो फॉरेस्ट ऑफ फ्रॉस्ट है, फ्रॉस्ट का एक जंगल है जिसके अंदर ये पपीज उग पड़ी है, और वो
क्राई ओपन कर रही हैं एंड शी इज वाचिंग दैम एंड दैट वाज द फर्स्ट कांटेक्ट विद द नेचर। ये तो अभी उसका नेचर के साथ कांटेक्ट था ना, हमने उसकी नेचर से कांटेक्ट करते करते कितनी चीज़ों को बाहर निकाला है। कैन यू इमेजिन? कल क्रिटिकल एप्रिसिएशन इसकी प्रिपेयर करनी। रिम, तुम मुझे लग रही हो कि नन इंटरेस्टेड हो गई हो। ये अपनी मोबाइल उठाओ, से बंद करो।